आप लोग। बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान में एक नए चैप्टर की, दैट इज सोल्ट एनालिसिस। अब सोल्ट एनालिसिस से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे बेटा। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, सोल्ट एनालिसिस चैप्टर के अंदर, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। जो एक्सपीरियंस आप लैब में करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आप नोट डाउन करते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ता है। वो हमारे लिए एक पजल की तरह हो जाता है क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई एक्स था, इसके साथ मिलाया गया, वाई कंपाउंड निकला, उसका कलर बताओ। तो एज ए पजल आप इसको सोल्व करके देखना, आपको ये टॉपिक्स की क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बार कि जेईई मेन जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारा, दैट इज 2024 जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से आयंस को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैटायंस की, तो बेटा कैटायंस में हमें यहाँ पर Pb+2, Cu+2, Al+3, Fe+3, Zn+2, Ni+2, Ca+2, Ba+2, Mg+2 एंड NH4+ की बात हमें यहाँ पर करनी है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ एनायंस के अंदर, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनायंस के केस में हमें CO3 H2- दैट इज कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, Cl-, Br-, I-, इन सब की बात बेटा हमें यहां पर करनी होती है। अब ध्यान से समझना, कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो यहां पर हमारे पास क्लियरली मेंशन नहीं होते, बट वो यहां पर कैटायन के अंदर जब इनकी टेस्टिंग हम करते हैं तो वहां पर अपना रोल प्ले कर जाते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इनकी वेटेज की बात करूं, हमने यहां पर जो एनालिसिस किया है, पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आए हैं उनका जो एनालिसिस किया है बेटा, वो दो पार्ट में किया है। दो पार्ट में कैसे, देखना ध्यान से। हमने इनका एनालिसिस दो पार्ट में किया है। हमने पूरे सोल्ट एनालिसिस को दो पार्ट में ही कैटेगराइज किया है। एक है हमारे पास एसिडिक रेडिकल और दूसरा है बेटा बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब है हम यहां पर बात करने वाले हैं एनायंस की, और बेसिक रेडिकल्स का मतलब है हम यहां पर बात करने वाले हैं कैटायंस की। चलिए यहां तक की बात क्लियर हुई। अब देखिए, एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो ये पूरा ही क्या है, सोल्ट एनालिसिस है। हम अच्छे से इसको ढंग से कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कैटायन की बात करेगा तो उसके अंदर ऑप्शन में हो सकता है एनायन गिवन हो। एनायन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ऑप्शन में क्या हो, कैटायन गिवन हो सकता है कोई रिएक्शन आप एसिडिक रेडिकल के पार्ट में भी पढ़ते हो और उसी रिएक्शन को आप बेसिक रेडिकल के पार्ट में भी बाद में वापस से पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल ये भी आपस में क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड है, आपस में लिंक्ड है। ठीक है, इनको अलग मत समझना। फिर भी कोशिश की गई है आपके लिए इनको यहां पर कैटेगराइज करने की। इतनी बात समझ में आई। आगे चलें, थोड़ा सा चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट एग्जांपल से, दैट इज एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, और वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है दैट इज एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट। अब ये यहां पर इससे पहले कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आया था बेटा जेईई मेन 2023 के अंदर। अब एक्चुअल में हम क्या बात करते हैं कि भैया पीवाईक्यू के क्वेश्चन करके चले जाना, हेल्प मिलती है। बोलते हैं या नहीं बोलते, हम भी आपस में बोलते ही हैं और हम खुद भी इस चीज को फॉलो करते ही हैं। इसलिए सीरीज भी क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना बेटा, यही सेम टाइप का क्वेश्चन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट जेईई मेन 2023 के अंदर बेटा 3 टाइम्स पूछा गया है। जेईई मेन 2023 के अंदर 3 टाइम्स पूछा गया है। मैं अलग अलग ईयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर 2023 के अंदर ही बात कर रहा हूं। ये आपसे 3 बार पूछा गया है। 2 बार पूछने का जो तरीका था वो सेम था, इसी तरह से एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट। और तीसरी बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि भैया नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने अलग अलग करके इनको यहां पर इसमें नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन ही काफी है पीवाईक्यू का फ्लेवर लेने के लिए, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहां पर शेयर कर दी है। मार्क कर लेना इस चीज को। ये जो नेस्लर रिएजेंट है बेटा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? आगे चलें, अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट इज, कौन सा एलिमेंट नेस्लर रिएजेंट में प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन है आपके सामने Hg, KIN, मतलब मरकरी, पोटेशियम, आयोडीन एंड नाइट्रोजन। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 इज नेस्लर्स रिएजेंट। तो बात किसकी करने वाले हैं? K2HgI4 की हम यहां पर बात करने वाले हैं। दिस इज नेस्लर रिएजेंट का पार्ट। अब समझ लो कौन सा यहां पर प्रेजेंट नहीं है। Hg है सर, K है सर, I है सर, N नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? N ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुआ? इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की बात करते हैं भैया। दैट इज prolonged heating is avoided during the preparation of ferrous ammonium sulfate। अब बेटा ये क्वेश्चन प्योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जब आप इसके प्रिपरेशन की बात यहां पर करते हैं। अब समझना ध्यान से कि यहां पर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग यानी ज्यादा देर तक हीटिंग को अवॉइड क्यों किया जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है? दैट इज प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन बी इज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी इज टू प्रिवेंट रिडक्शन। ऑप्शन डी इज प्रिवेंट ब्रेकिंग। ध्यान से समझना बेटा, यहां पर जो आंसर आता है वो आता है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर आपने यहां पे इसको बहुत देर तक, बहुत टाइम तक हीट कर दिया तो भैया यहां पर Fe+2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Fe+3 में। यानी आपका जो फेरस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फेरिक के अंदर। और अगर ऐसा हो गया तो भैया इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो चेंज हो जाती है और जो इसके अंदर आपके लिए प्रिकॉशंस का काम करता है। अब ये क्वेश्चन आपको कहां मिल सकता है? इसके अगर सोर्स की बात करता हूं तो एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल है बेटा, उसमें जहां पर इस एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, इसकी प्रिपरेशन की बात की गई है, दैट इज ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट की प्रिपरेशन की बात की गई है, उसके अंदर आप प्रिकॉशंस में पढ़ना, किन चीजों का ध्यान रखना है, वहां पर ये मेंशन है। अब आप सोचो कि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्ट एनालिसिस के अंदर एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है जिसमें आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, अलग अलग एनालिसिस की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? दैट इज ऑप्शन बी, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहां पर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, कोई मिक्सचर है भैया जिसमें क्या है, 2 इनऑर्गेनिक सोल्ट आपके पास में गिवन है, was treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, a dark brown ring। अरे ध्यान से समझो भैया, यहां पर पहला हिंट हमें मिला है, अगर और कहीं नहीं मिला तो भी। सर ब्राउन रिंग की बात कर रहे हैं, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो हम बात करते हैं सर, वो बात करते हैं सर या तो हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन के अंदर क्या, NO2- और या होना चाहिए क्या, NO3-। एनसीईआरटी जो ब्राउन रिंग की बात करता है बेटा वो NO3- के लिए यहां पर करता है, दैट इज नाइट्रेट के केस में करता है। तो इसकी तो हम यहां पर बात नहीं करने वाले हैं, आगे बात कर लेते हैं। और इसकी बात इसलिए भी नहीं करने वाले हैं कि आपके पास ऑप्शन में भी ये नहीं है। अब आप समझना, जिसके अंदर नाइट्रेट एब्सेंट है, जिस ऑप्शन में नाइट्रेट एब्सेंट है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो भैया थर्ड को डिस्कार्ड कर दो एंड यहां पर फोर्थ को डिस्कार्ड कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब जो दूसरा इनऑर्गेनिक सोल्ट है, जब उसका ट्रीटमेंट आपने कराया बेटा किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो ये यहां पर डीप रेड कलर के वेपर्स, इट गिव डीप रेड कलर, ठीक है, डीप रेड कलर आता है, विच डिसअपियर्ड ऑन बॉइलिंग, जो बॉइल करने पे बेटा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड अ ब्राउन रेड PPT वाज फॉर्म्ड, और एक ब्राउन रेड PPT का फॉर्मेशन होता है।
अगर आपको इस चीज को याद करना है तो थोड़ा सा एसीटेट की तरफ चलिए। एसीटेट की जब आपने रिएक्शंस पढ़ी थी तो वहां पर आपने पढ़ा था कि सर CH3COO- की जब रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हैं, तो सर एक डीप रेड कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है जो बाद में फर्दर हीट करने पे ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, ब्राउन पीपीटी, या फिर आप बोलो रेड, ब्राउन रेड पीपीटी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं, देखिए ध्यान समझना। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं यहां पर न्यूट्रल FeCl3 की, सर अगर हम न्यूट्रल नहीं लेके एसिडिक ले लेंगे तो, एसिडिक ही ले लेंगे तो क्या होगा, तो भैया यहां पर जब CH3COO- के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये इसको एसिडिक अगर आपने लिया तो वो इसको प्रोटोनेट कर देगा और आपका ये CH3COOH बन के यहां से बाहर निकल जाएगा, जिसकी स्मेल क्या होती है, जिसकी स्मेल होती है विनेगर स्मेल। ये क्या होता है, दिस इज ऑफ विनेगर स्मेल, दिस इज ऑफ विनेगर स्मेल। चलिए इतनी बात समझ में आई, अब आगे समझिएगा यहां पर क्या कॉम्प्लेक्स बनता है क्या नहीं बनता। देखो आपसे कुछ भी नहीं पूछा, आपसे सिर्फ कलर के बेस पे यहां से सारी चीजें पूछ ली गई है। अब एक और पॉइंट समझना, यहां पर एक टर्म यूज की गई है दैट इज डार्क ब्राउन रिंग, मींस बात हो रही है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की, किसकी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की यहां पर बात हो रही है। इसके बारे में भी एक दो चीजें यहां पर बात कर लेते हैं बेटा। इसमें NO जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, यानी NO+ होता है यहां पे। अगर बात करते हैं आयरन की तो आयरन भी यहां पर क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर होता है। अब आयरन +1 में अगर है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जब आपने लैब में ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म किया होगा तो आपने वहां पर सुनी होगी ये बात कि भैया इसको गर्म नहीं करना है। आप जब बाहर से इसके अंदर ऐड करते हो चीजें तो भैया वो वॉल के सहारे, टेस्ट ट्यूब की वॉल के सहारे ऐड करते हो ताकि इसके अंदर अचानक से चीजें वहां पर मिक्सअप ना हो जाए। नेक्स्ट चीज, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इसको आप शेक नहीं कर सकते, रिंग को शेक नहीं कर सकते, उसको गर्म नहीं कर सकते, कर दिया तो भैया ब्राउन रिंग डिसअपियर हो जाएगी। Fe+1 हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर जिसमें Fe+1 के अंदर होता है। बात समझ में आ गई, इतनी इतनी चीजें क्लियर है। आगे समझना, सर अगर आपने यहाँ पर इसको रखे रखा या फिर इसको शेक कर दिया तो क्या होगा, तो भैया Fe+3 में आ जाएगा और हो सकता है कि आपके पास सॉल्यूशन की जगह आपके पास एक येलोइश कलर का सॉल्यूशन देखने को मिल जाए, बस दैट्स ऑल। और आपका जो Fe+2 में है इसमें फेरस सल्फेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+3 में। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो यहां पर आती है कि भैया यहां पर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट की ही बात क्यों की, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 की बात क्यों की, ताकि जो FeSO4 में Fe आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो +3 में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर वो +3 में कन्वर्ट हो गया तो भैया ये ब्राउन रिंग आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो अपना क्वेश्चन तो कुछ टाइम पहले ही खत्म हो गया था, एक हिसाब से देखें तो शुरू होने से पहले ही ये खत्म हो गया था, बट इसके अंदर जो एड ऑन चीजें हैं वो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया है। बात समझ में आई, आगे चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज, देखिए ध्यान से समझना, ए क्लोराइड सोल्ट, सबसे पहली चीज सोल्ट कौन सा है, क्लोराइड है। चलिए ठीक है सर, acidified with dilute HNO3 gives a curdy white precipitate A on addition of AgNO3। सिंपल सी चीज है बेटा, ध्यान से समझो। सर मेरे पास क्या है, Cl- है, इसके अंदर सर क्या ऐड किया है आपने, AgNO3 यहां पर क्या किया है सर आपने, ऐड किया है। अब सर जब AgNO3 इसके अंदर ऐड होगा तो भैया प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा बेटा यहां पर क्या, AgCl। और AgCl क्या होता है, ये होता है व्हाइट पीपीटी, जो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है दैट इज कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर मिलता है, ये होता है आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट। आगे समझिए,
अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके सामने है, इसका आपने ट्रीटमेंट करवाया किसके साथ? NH4OH के साथ। और जब बेटा आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ NH4OH के साथ, तो बेटा यहाँ पर कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है NH3 होल ट्वाइस, और इस पूरे पे चार्ज क्या आएगा? +1। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। Ag+1 में होता है। और ये जो कर्डी व्हाइट पीपीटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ये यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है और ये इसमें क्या होता है? दिस इज सोल्यूबल। ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है। आपका ये जो व्हाइट कलर का कर्डी पीपीटी है, ये NH4OH में जाने के बाद क्या हो जाता है बेटा? सोल्यूबल हो जाता है। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप ऑप्शन में एक बार मैच कीजिए कि ए और बी रेस्पेक्टिवली क्या आ रहे हैं। कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ए, तो ए क्या हो गया? AgCl हो गया। ए AgCl है तो सर ए और बी तो डिस्कार्ड हो गए, और सर हमारा ये पार्ट क्या आ रहा था? अब यहां पर मैंने +1 लगाया है, तो आप इसको जब ब्रेक करोगे तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा? +1 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाता है। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़ें नेक्स्ट, अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखना ध्यान से। When Cu+2 ions is treated with Ki, a white precipitate X appears in solution। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या आया सर? Cu+2, उसके बाद क्या आया? Ki, मींस रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं? I- के साथ। A white precipitate X appears in solution मींस पीपीटी कौन सी बनेगी? व्हाइट कलर की। चलिए, द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। अब देखिए, थायोसल्फेट ऐसे नहीं था, अगर आप आयन स्टार्टिंग में सिलेबस वाले फैक्टर में देखोगे तो वैसे नहीं था, बट यहां पर ये रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट, द कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड। तो X और Y क्या होगा? अब इसका आंसर समझते हैं ध्यान से। देखिए सर, एक्सपेक्टेड क्या था कि Cu+2 की जब रिएक्शन आपके पास यहां पर I- के साथ होती है, तो सर I- क्या है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। I- क्या है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बेटा मैं यहां पर रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूं, किसकी? रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूं, तो I-, उसके बाद में आता है आपके पास Br-, Cl-, और सबसे कम होता है किसका? F- का। अब समझना आगे। तो सर हमें एक्सपेक्टेड ये था कि ये Cu(I2) का फॉर्मेशन करेगा। अब बेटा ये जो Cu(I2) होता है, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। और I- जो आपका है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये भैया यहाँ पर Cu+2 को वापस से कन्वर्ट कर देता है किसमें? Cu+1 में। तो यहाँ पर आपको Cu2I2 का फॉर्मेशन होता है और साथ में I2 भी मिलता है। अब जब इस I2 की फर्दर रिएक्शन होती है बेटा I- के साथ, तो यहां से I3- का फॉर्मेशन होता है। जो आप इस टाइप का जो फॉर्मेशन है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं, वीक फोर्सेस में केमिकल बॉन्डिंग में आप इन चीजों को पढ़ते हैं। अब ये यहां पर बेटा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो क्या करेगा? जो आपके पास थायोसल्फेट है, दैट इज H2O3 इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? S4O6 के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास? यहां पर आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज Cu2I2। अब देखो, कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सर एक तो आ गया Cu2I2, सर ऐसा कुछ तो होना नहीं है, ऐसा कुछ तो होना नहीं है, या तो यहां पर कन्वर्ट करेगा या फिर प्रॉपर ही ऑक्सीडाइज करेगा। बीच की कहानी तो सर नहीं होगी। तो भैया क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब सर इस PYQ से क्या क्या चीजें हमें ध्यान में समझने को मिली, थोड़ी चीजें और बताता हूं बेटा मैं आपको। I2 जो होता है, ये होता है आपके पास में वोयलेट वेपर्स। I2 जो होते हैं, ये होते हैं आपके पास वोयलेट वेपर्स। जब यहां पर I- के साथ फर्दर I2 की रिएक्शन होती है, तो जो I3- मिलता है, दिस इज ब्राउन कलर कंपाउंड। ये होता है आपके पास में ब्राउन कलर का, ये आपके पास कंपाउंड देखने को मिलता है। 2-3 पॉइंट तो ये हो गए। नेक्स्ट सर, Cu2I2 का जब फॉर्मेशन होता है तो व्हाइट पीपीटी होता है। ये इसका कलर क्या होता है बेटा? व्हाइट पीपीटी होता है ये। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में अगर कभी पूछा जाए तो यहां से कुछ चीजें हमारी और क्लियर हो गई। ठीक है,
आगे बढ़े नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, इसका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज, सुनना ध्यान से, a white precipitate was formed when BaCl2 was added to water extract of an inorganic salt। कोई inorganic salt है, उसके जो वाटर एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर यहां पर BaCl2 को ऐड किया गया है। Further a gas X with characteristic odor was released when the formed white precipitate was dissolved in dilute HCl। अगर जब इसको डिसोल्व किया जाता है किसमें, डाइल्यूट HCl में जब इसको डिसोल्व किया जाता है तो भैया यहाँ पर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसोल्व इसमें हो जाता है। तो पता लगाना है यहाँ पर कि ये जो डाइल्यूट HCl के अंदर डिसोल्व हो जा रहा है ये कौन सा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, वो है कि Ba+2। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई Ba+2, तो सर कहानी कहाँ से क्लियर होगी बेटा, जब हम Ba+2 की रिएक्शन की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं और हम क्या समझते हैं इसमें कि सर Ba+2 की रिएक्शन जब SO3 के साथ हो रही होगी तो सर यहाँ पर BaSO3 का यहाँ पर क्या मिलता है सर, यहाँ पर व्हाइट पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो बेटा हम यहाँ पर इस रिएक्शन को पढ़ते भी हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसकी, कि जब इसकी Ba+2 की रिएक्शन SO3 के साथ होती है तो BaSO3 का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ाऊं कहानी को, आगे समझना कि सर जब फर्दर हम बात करते हैं तो भैया ये जो BaSO3 है ये भैया सोल्यूबल होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे पास सोल्यूबल होता है किसमें, बोलो जल्दी से, ये हमारे पास सोल्यूबल होता है किसमें, डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल होता है। ये पॉइंट्स हमें यहां पर ध्यान में रखने हैं। दिस इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl और ये यहां पर क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है। अब सर जब आपने इसको सोल्यूबल बनाया इसके अंदर तो यहां पर हुआ क्या होगा भैया, BaSO3 की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, BaSO3 की जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहां पर क्या मिलता है, ध्यान से समझना, रिएक्शन को बैलेंस आपको खुद से करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूं यहां पर। तो सर यहां पर मिलता है क्या, BaCl2 जो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। साथ में बेटा यहां पर मिलता है आपको SO2 और साथ में मिलता है क्या, H2O। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, जल्दी से बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर ट्वाइस कर दीजिए, तो 2H यहां पर हो गए, 2H यहां पर हो गए, 2Cl यहां पर हो गए। आई थिंक रिएक्शन प्रॉपर हमारी यहां पर बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहां पर जो SO2 गैस बाहर निकलती है, ये जो SO2 गैस यहां से बाहर निकलती है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। दिस SO2 गैस इज कलरलेस। ये क्या होता है, दिस इज कलरलेस। बट बेटा इसमें जो स्मेल आती है इसकी स्मेल होती है सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। दिस इज सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की ये क्या होता है, सफोकेटिंग स्मेल आपको यहां पर दिखाई देती है। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट समझना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज, ये कुछ मैचिंग लिस्ट है आपके सामने। ठीक है, कि सर CO3 की रिएक्शन, H2 की रिएक्शन, SO3 की रिएक्शन, NO2 की रिएक्शन। अब देखो ध्यान से समझना, ये सारी चीजें आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 चीजें यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि जब CO3 की बात करते हैं, ठीक है, अभी एक बार इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है सर, CO3 से यहां से कौन सी गैस निकलेगी, तो भैया यहां से निकलेगा आपके पास में CO2 गैस। CO2 गैस जो होती है ये कलरलेस गैस होती है और ये ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ बाहर निकलता है, जो आगे चल के लाइम वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसको मिल्की कर देता है।
ब्रिस्क एफर्वेसेंस का साथ मतलब हो गया बेटा बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, ठीक है। आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसमें ढक्कन खोलने से जो आवाज आती है दैट इज ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ ये बाहर निकलता है। तो फर्स्ट का पार्ट क्या हो गया सर? फर्स्ट का हो गया सर फोर्थ। ऑप्शन एलिमिनेशन, उड़ाओ जल्दी से सर। पहला खत्म और सर यहां पर ये भी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। S2 माइनस, भैया H2 माइनस जो गैस यहां पर बनाता है वो आता है H2S गैस, और ये होता है आपके पास क्या? रोटन एग स्मेल। क्या होती है ये? रोटन एग स्मेल। भैया ध्यान से समझना इस चीज को यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूं इस H2S की, तो भैया H2 माइनस की रिएक्शन, ये H2S गैस मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें से आपने रिएक्शन करवाई किसकी? H2 माइनस की रिएक्शन करवाई किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो यहां से जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी होती है? H2 गैस, H2S गैस यहां पर होती है। अब ये H2S गैस जो होती है, समझते चलना चीजों को, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बेटा? आप यहां पर कोई पेपर के अंदर लेके आए क्या? लेड एसीटेट। अब यहां पर मान लीजिए इसमें क्या गिरा हुआ है? लेड एसीटेट इसमें गिरा हुआ है। तो ये इसको क्या कर देगा? यहां पर ब्लैक स्पॉट ला देगा, और वो ब्लैक स्पॉट किसका आएगा? पीबीएस का आएगा। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को जो बोलते हैं वो हम क्या बोलते हैं? लेड एसीटेट पेपर टेस्ट भी बोलते हैं। ये इसको क्या कर देता है? ब्लैक कर देता है। जो पीबीएस आपको मिलेगा ये क्या होता है? दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज ऑफ ब्लैक कलर। आई बात समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसकी कहानी क्या हो गई सर? इसका हो गया सर आंसर फर्स्ट, फोर्थ, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। SO3 2 माइनस। अब SO3 2 माइनस जो है भैया यहां से निकलेगा SO2, यहां से क्या निकलेगा? SO2। और इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ, तो वो इसको ग्रीन कर देता है। क्या कर देता है? इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से समझना बेटा, यहां पर जो SO2 गैस है आपके पास, इसमें सल्फर अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज +4। ये यहां से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, तो ये यहां से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसके साथ रिएक्ट करने वाला पार्ट किसका है। अब समझना ध्यान से कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर सर क्या आया? पोटेशियम डाइक्रोमेट आया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट भैया एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, और सर अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ इसको तो कैसा बिहेव करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। बट एक चीज समझ लेना यहां पर कि अगर मैं SO2 की बात करता हूं तो ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। और अगर मैं बात करता हूं H2S की, तो ये होता है आपके पास सल्फर इसमें -2 में होता है। मींस ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ये इससे नीचे नहीं जा पाएगा। तो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है तो ये किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, NO2 माइनस की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहां से NO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? NO2 गैस। इसको मैच करा देते हैं भाई, SO2 किसके साथ जा रहा है? सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लो, फिर अपन वापस से इसको चेक करते हैं। देखिए NO2 जो गैस होती है बेटा आपके पास, ये होते हैं ब्राउन फ्यूम्स, जिसकी अगर आप रिएक्शन करवाते हैं which turns acidified Ki solution containing starch blue। तो यहां पर जब Ki सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से इसको I2 में कन्वर्जन होता है I- का, और I- से I2 में कन्वर्ट होने के बाद जब स्टार्च से रिएक्ट करता है तो यहां पर एक ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। I2 प्लस स्टार्च एक ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। चलें आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है भैया? देखो अगला एग्जांपल है आपके सामने, ये तो हो गया। अगला एग्जांपल क्या है? रिएजेंट 1-नेप्थाइलमाइन एंड सल्फेनिलिक एसिड इन एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। अब मैं यहां पर आपके सामने इस रिएक्शन को ही क्या कर देता हूं? एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा इस टेस्ट को बोला जाता है ग्रिस-इलोस्वे टेस्ट। क्या बोला जाता है? ग्रिस-इलोस्वे टेस्ट। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके पास में सल्फेनिलिक एसिड होती है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? NO2 माइनस के साथ इन
एसिटिक एसिड। तो यहां से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर जब उसकी रिएक्शन होती है 1 नेफ्थाइल अमाइन के साथ, तो बेटा यहां से फॉर्म होता है एक रेड कलर का कंपाउंड जिसे आप बोलते हो रेड एजोडाई। सुनना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज सल्फेनिलिक एसिड। अब आगे आप फर्दर इसमें क्या डालते हैं बेटा, यहां पर आप ऐड करते हैं इसमें NO2 माइनस और यहां पर आप डालते हैं साथ में एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH। यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज लाइक दिस। इस तरह के कंपाउंड का यहां पर फॉर्मेशन होता है और इसकी जब फर्दर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 1 नेफ्थाइल अमाइन के साथ, 1 नेफ्थाइल अमाइन के साथ, तो बेटा यहां पर फॉर्मेशन होता है किसका, रेड एजोडाई का यहां पर फॉर्मेशन होता है। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज नोन एज ग्रिस-इलोस्वे टेस्ट और ये रिएक्शन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एग्जांपल पे। तो आंसर क्या है भैया इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले एग्जांपल की। सुनना ध्यान से, देखते चलना भैया, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, डरावना नहीं है क्वेश्चन। सुनो जल्दी से देखो। An inorganic compound acts on treatment with concentrated H2SO4 produces brown fumes। ब्राउन फ्यूम्स मिलती है। अब सर ब्राउन फ्यूम्स किसके साथ मिलती है, तो भैया ब्राउन फ्यूम्स के केस में या तो हो सकता है सर एनायन जो है वो Br माइनस हो या हो सकता है NO3 माइनस हो। सर NO2 माइनस क्यों लिया, NO2 माइनस क्यों नहीं लिया, तो NO2 माइनस इसलिए नहीं लिया भैया क्योंकि NO2 माइनस जो है वो डाइल्यूट के साथ दे देता है। अगर यहां पर अच्छे से कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, NO2 माइनस भी दे देगा, उसको एक बार सेफ साइड में रख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स एंड गिव डार्क ब्राउन रिंग विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से तो कंफर्म हो गया भैया कि ये कौन है, NO3 माइनस ही है, क्योंकि NO3 माइनस ही है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, ध्यान समझना, अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो NO3 माइनस प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और इसके साथ ऐड कर दो भैया क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर ऐसा है तो यहां पर ब्राउन रिंग के केस की बात हो सकती है 4 नाइट्रेट। अब आगे समझते हैं, तो सर एक तो क्या है, नाइट्रेट है, तो सर इसको तो यहां पर क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट, ऑल्सो कंपाउंड X। अब समझना, मींस कोई X कंपाउंड जो है उसमें बात हो रही है बेटा कैटायन एंड एनायन दोनों की, दोनों को आप में यहां पे ट्राई किया जा रहा है कि आप उन दोनों को यहां पर क्या करो, आइडेंटिफाई करो। अब सुनना आगे ध्यान से, ऑल्सो कंपाउंड X गिव्स प्रेसिपिटेट Y। अब ये Y प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। When its solution in dilute HCl is treated with H2S gas, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इस X जो कंपाउंड है आपका, इसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस के साथ ट्रीट किया जाता है, ध्यान से समझना, मींस जो बेसिक रेडिकल का कैटेगराइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो बेटा ये जो डाइल्यूट HCl, ये जो आपके सामने आया है डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, मींस बेटा बात हो रही है यहां पर किसकी, ग्रुप 2 के कैटायन की। और सर CO जो होता है CO+2, ये ग्रुप 2 का कैटायन नहीं होता, Cu+2 होता है। एंड सर Pb+2 ग्रुप 1 एंड 2 दोनों में हम यहां पर इसको रखते हैं। चलिए सर, मींस यहां पर डी ऑप्शन तो क्या हो गया सर, डिस्कार्ड हो गया। आगे चलते हैं, ऑन ट्रीटमेंट विद द प्रेसिपिटेट Y, कोई प्रेसिपिटेट मिला यहां पर, Y प्रेसिपिटेट मिला, हो सकता है इसका मिला हो सकता है इसका मिला हो। ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HNO3 followed by excess of NH4OH further gives deep blue colored solution। भैया जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन आता है वो तो Cu+2 का ही आता है, किसके साथ, जल्दी बोलो किसके साथ, वो आता है बेटा NH3 के साथ। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन।
ये आप बहुत बार पढ़ोगे कि Cu+2 जो है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ क्या करता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही? चीजें समझ में आ रही है? आगे चलूं तो भैया यहां से क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, डिस्कार्ड हुआ। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सर इतनी सारी डाटा की देने की क्या जरूरत थी भैया, हर स्टेप के बाद देखिए ऑप्शन डिस्कार्ड होते चले गए, हर स्टेप के बाद एक एक ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट होते चले गए। तो हमें यहां से नहीं, हमें इसको पढ़ना फिर इनको समझना, फिर पढ़ना फिर समझना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस हमें करना था। आगे चलें, नेक्स्ट अगले एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज Cu+2 salt reacts with potassium iodide to give। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सर सोचा था कि यहां पर Cu मिलेगा, Cu मिलेगा, पर वो तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देखो बेटा ये क्वेश्चन वापस कब पूछा गया है तुमसे, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां पर मिलेगा आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज Cu2I2, और ये होता है क्या, व्हाइट कलर का कंपाउंड। कौन से कलर का कंपाउंड, व्हाइट कलर का ये कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। आई बात समझ में? आगे चलें, देखिए इससे पहले जो बाद में जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया था, बट ये आपसे यहां तक आधा ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया। या अगर मैं बोलूं कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो इसके बाद में पूछा गया क्वेश्चन है, बाद में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब सर क्या कह सकते हैं कि इस पार्ट को एज इट इज उठा लिया और उसके बाद में कुछ चीजें और एड ऑन कर दी। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अगले एग्जाम्पल की। क्या है अगला एग्जाम्पल, देखिए भैया ध्यान से समझना इसको। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, ऑन ट्रीटिंग ए कंपाउंड विद वार्म डाइल्यूट H2SO4 गैस X इज इवोल्व्ड। अब समझना, गैस X जो निकल रही है, जो भैया K2Cr2O7 पेपर विच टर्न्स K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टू ए ग्रीन कंपाउंड। क्या इस लाइन को अभी अभी नहीं पढ़ के आए क्या? क्या SO2 गैस नहीं थी क्या? और SO2 गैस अगर निकल रही है मतलब मेरे पास यहां पर जिस कंपाउंड को आप ट्रीट कर रहे हो वो कंपाउंड क्या हो सकता है? सर ये वो कंपाउंड होगा, दैट इज आप सल्फाइड की बात कर सकते हैं। भाई सल्फाइड याद आ रहा है कुछ, SO3 कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना? आगे चलें, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। तो यहां से कौन सी गैस निकली, यहां से निकली भैया कौन सी गैस, SO2 गैस। कौन सी गैस, SO2 गैस। और SO2 गैस जब यहां से निकलती है तो भैया आंसर क्या हो जाएगा सर, सेकंड और फोर्थ तो यहां पर क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब आगे समझिए, अगर K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 तो ग्रीन कंपाउंड में जो कन्वर्जन आएगा, मींस बेटा Cr जो मेरे पास यहां पर जा रहा है ये किस में जाएगा, जल्दी बोलो। यहां पर जो Cr देखने को मिलेगा ये +3 में जाएगा। यहां पर +3, Cr+3 क्या होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो जो आंसर आपको यहां पर देखने को मिलता है दैट इज ऑप्शन 3। गैस कौन सी होगी सर, SO2, और वाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। आगे चलें, नेक्स्ट अगला एग्जांपल है बेटा आपके सामने, दैट इज रिएजेंट 1। देखिए क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। देखिए रिएजेंट 1-naphthylamine एंड सल्फेनिलिक एसिड इन एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। देखो इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया था, ये किस में आता है, ये ग्रिस इलोस्वे टेस्ट में आता है, विच इज परफॉर्म्ड फॉर NO2-। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं यहां पे, तो देखिए ध्यान से देखना, what are the products formed in sequence when excess of CO2 is passed in slacked lime। भैया अगर आप रिएक्शन कराते हैं CaOH होल ट्वाइस के साथ, ध्यान से समझना बेटा, अगर आप CO2 को पास करते हैं किसमें, CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो यहां पर हम बोलते हैं, अगर हम लाइम वाटर की बात करते हैं तो लाइम वाटर को CO2 क्या करता है, मिल्की कर देता है। उसका कारण क्या आता है, क्योंकि सर यहां पर CaCO3 का व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है। अब बेटा अगर आपने यहां पर जो CO2 पास की है,
जो CO2 एंड H2O आपने यहां से पास किए हैं, अगर आपने बेटा इसके अंदर एक्सेस ऑफ CO2 प्लस H2O पास कर दिया, अगर एक्सेस ऑफ CO2 H2O पास कर दिया, तो ये बेटा जो आपके पास कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाइकार्बोनेट में। और ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये होता है आपके पास क्लियर सॉल्यूशन। इसमें किसी प्रकार का कोई मिल्कीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगर आप इसको यहां से बॉईल कर दोगे तो बेटा वापस से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्हाइट मास में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी वापस से मिल जाएगा। आगे बढ़े, आगे चलें। नेक्स्ट तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आना चाहिए भैया क्या, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज वॉयलेट इन कलर, कौन सा वॉयलेट कलर में होता है। तो अगर मैं आपको आंसर करूं इसका, तो इस आंसर होता है बेटा दैट इज FeCN5 NOS, दिस इज थायोनाइट्राइट, NOS इज थायोनाइट्राइट। और ये आपके पास आप H2- की जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ी बहुत कहानी क्लियर हुई। आगे समझें तो बेटा ये जो कंपाउंड आपको यहां पर देखने को मिलता है दिस इज ऑफ वॉयलेट कलर। अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान से समझना कि यहां पर भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा एल्कलाइन मीडियम यहां पर प्रेजेंट रहे, ताकि यहां पर जो H2S हमारा ब्रेक कर रहा है, जो H2S ब्रेक कर रहा है हमारा कुछ इस तरह से, जो ये ब्रेक कर रहा है यहां पर इसकी प्रॉपर अच्छी कंसंट्रेशन देखने को मिले, ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, परफॉर्म होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, वो यहां पर हो जाए। तो ये कौन वायलेट कलर का होता है, ये आपके पास जो है FeCN5 NOS जो है ये आपके पास क्या देखने को मिलता है बेटा, वॉयलेट कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलें। नेक्स्ट अब सुनिएगा ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले एग्जांपल में, दैट इज द रिएक्शन ऑफ एन इनऑर्गेनिक सल्फाइड X। कोई इनऑर्गेनिक सल्फाइड है सबसे पहले तो। अब बेटा सल्फाइड की रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाओगे, अगर बेटा SO3 2- की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाओगे तो बेटा यहां पर क्या देखने को मिलता है, SO2 गैस देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट तो कौन सी गैस देखने को मिलेगी, SO2 गैस। अब जिसमें SO2 नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दो, ये खत्म सर, ये खत्म। नेक्स्ट, और यहां पर Y कंपाउंड का जनरेशन होता है। तो Y क्या है, Y तो सर SO2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Y की रिएक्शन बेटा जब फर्दर NaOH के साथ करवाते हैं, इसकी रिएक्शन जब फर्दर आप NaOH के साथ करवाते हैं तो बेटा यहां पर X का फॉर्मेशन होता है। और X क्या है आपके साथ, यहाँ पे X क्या है, सल्फाइड है। और अगर मैं ऑप्शन की तरफ से मूव करूं तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास में क्या, Na2SO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर द रिएक्शन ऑफ X विद Y, जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, X के साथ, दैट इज SO2 एंड वाटर के साथ, एक्सेस में डाल दिया आपने ये, अफोर्स कंपाउंड Z कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और Z कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड का यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे समझना, यहां पे अगला एग्जांपल है हमारे पास, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड A is oxidized with Na2O2 followed by boiling with HNO3. The resultant solution is then treated with ammonium molybdate to yield a yellow precipitate. अब बेटा ध्यान समझना, पहला नाम अमोनियम मोलिब्डेट, दूसरा नाम येलो प्रेसिपिटेट। यहां पर जो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है ये होता है कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। कैनरी एक बर्ड होती है जिसके पंखों का जो कलर होता है उसके पंखों के कलर के जैसा यहां पर आपको पीपीटी देखने को मिलता है। और ये किसके लिए पॉसिबल होता है, किसके टेस्ट में हम ये पढ़ते हैं बेटा, PO4 3- दैट इज फोस्फेट के टेस्ट में हम इसकी बात यहां पर
करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा फोस्फोरस। फोस्फेट के टेस्ट के अंदर आप इसका जिक्र करते हैं, दैट इज कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। यही आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए Mn, दैट इज मैंगनीज का कोई कंपाउंड है बेटा, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन यहां पर किया गया है। अब देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं इसके थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो बेटा मेरे पास होता है क्या, KMnO4। ये बेटा जब फर्दर मैं इसको आगे तोड़ता हूं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूं, ये आप पढ़ते हो बेटा किसमें, D एंड F ब्लॉक में, तो बेटा ये K2MnO4 का फॉर्मेशन करता है। किसका, K2MnO4 का फॉर्मेशन करता है। साथ में यहां पर आपको क्या मिलता है, MnO2 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है बेटा, O2 मिलता है। साथ में क्या मिलता है, O2 मिलता है। तो हम इसको यहां पर ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे तो क्या हमारी ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। ये 2K आ गए, 2K आ गए, Mn2 आ गए, Mn2 आ गए, ये 8 हो गए ऑक्सीजन, 4 एंड 4 8 हो गए। चलिए, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अब सर कोई गैसियस प्रोडक्ट है, ये रहा सर। कोई कंपाउंड मिला है Y ये रहा सर, और MnO2 है तो MnO2 ये रहा सर। अब बेटा देखो X क्या है, KMnO4। कौन कौन से में है सर, एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन डी। खत्म खत्म खत्म। चलें आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। बाकी जो लाइन है दैट इज फैक्ट बेस्ड लाइन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट 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 आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं यहां पर किसकी। चलिए थोड़ी चीजें और बताऊं आपको, यहाँ पे थोड़ी चीजें और बताऊं, देखो सुनना ध्यान से। MnO2 की यहां पर रिएक्शन होती है बेटा किसके साथ, Cl- के साथ। अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर आप Cl- की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो बेटा इस केस में यहां पर आपको क्या मिलता है, HCl गैस मिलती है। क्या, HCl गैस मिलती है। और अगर आप बेटा रिएक्शन करवाते हैं Cl- की MnO2 की प्रेजेंस में विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा यहां पर इसका कन्वर्जन हो जाता है, यहां पर मिलता है आपको ग्रीनिश येलो कलर का गैस, दैट इज Cl2 गैस। और ये जो गैस की बात हो रही है यहाँ पे, वो कौन सी गैस है, Cl2 गैस है। बात समझ में आई। ये क्लोराइड के टेस्ट के अंदर आप इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। आगे चलें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, दैट इज अगला एग्जांपल है आपके सामने, ए व्हाइट सोडियम सॉल्ट dissolves readily in water to give a solution which is neutral to litmus। न्यूट्रल क्या है, लिटमस पे न्यूट्रल है। चलिए, when silver nitrate solution is added to the above mentioned solution, above आएगा बेटा यहाँ पर, ये this is above mentioned solution, a white precipitate is obtained which does not dissolve in dilute nitric acid। तो कौन सा होगा, सोचिए जरा। ये यहाँ पे इस गिवन जो आपके पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब आपने क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब इसमें ऐड किया, तो बेटा यहां पर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। अब सबसे आसान स्टोरी जो है वो ये है कि आपके पास AgCl हो सकता है, दूसरा बेटा यहां पर Ag2CO3 हो सकता है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर Ag2SO4 भी हो सकता है। बेटा यहां पर ये तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं होता, बट अगर मैं बात करता हूं इस व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की, तो बेटा ये यहां पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसोल्व नहीं करेगा। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में कौन डिसोल्व नहीं करता, ये AgCl नहीं करता बेटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, दैट इज सोडियम सोल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। कोई ऑर्गेनिक एसिड का सोल्ट है जो भैया एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो बेटा पहली चीज तो आपको यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पर आपके पास में C2O4 यही एकमात्र होता है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है। मींस यहां पर CO प्लस में CO2 का फॉर्मेशन होता है। चलिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ, Ca+2 के साथ, तो बेटा यहां पर कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होता है C2O4।
कैल्शियम ऑक्जेलेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और अभी बातें किसकी चीज की हो रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। एसिडिक मीडियम में आओगे तो बेटा एसिडिक मीडियम में ये Mn+7 में है, ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो डीकलराइज हो जाएगा। चलिए आगे बात किसकी हो रही है, इस X की, इस ऑर्गेनिक एसिड की। तो देख लो ना, देख लो यहां पर सिंपल चीज है, यहां पर चेक कर लीजिए कौन सा हो सकता है। सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर देख लो सर यहां पे क्या आएगा सर, C2O4 C2O4 फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वस सॉल्यूशन द स्पीसीज X, Y, Z रेस्पेक्टिवली। चलिए मैं यहीं पर मेंशन करता हूं बेटा, अगर आपको यहां पर क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, मींस जो X होगा दिस इज Ag H2O3 होल ट्वाइस, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा 3-। अब देखिए किस किस में ये चीज पॉसिबल है, तो सर ये डिस्कार्ड हो गया खत्म, और सर ये यहां पर क्या हो गया खत्म। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मिला हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेटा ये होता है Ag2S2O3 का। तो सेकंड ऑप्शन देख लीजिए कहां पर सही बैठ रहा है, Ag2S2O3। सर ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसे ही चलते रहिए, आप आराम से इसका आंसर कर लेंगे। Ag2S जो होता है ये होता है आपके पास में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज an aqueous solution of salt X turns blood red on treatment with SCN- के साथ। तो बेटा बहुत फेमस है ये, यहां पर बात हो रही है कोई सोल्ट है जिसमें Fe+3 में है, किसमें है +3 में है, और यहां पर ये जब आप इसकी रिएक्शन K4FeCN6 के साथ करवाते हैं तो बेटा यहां पर क्या होता है, क्या होता है यहां पर होता है बेटा आपके साथ ब्लू कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन। ध्यान से समझना, जब आप बेटा बात करते हो यहां पर Fe+3 की, तो Fe+3 देख लीजिए इसमें किस में है सर, एक तो Fe+3 इसमें है और एक Fe+3 इसमें है, पर बेटा लास्ट में एक लाइन लिखी गई है दैट इज पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है ओनली क्लोराइड्स के लिए होता है, तो सर ये भी यहां पर स्टोरी से बाहर हो गया, ये भी स्टोरी से बाहर हो गया, एकमात्र बचा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें नेक्स्ट। अब समझना चीजों को, थोड़ा सा इन लाइनों को समझना। जब हम ठान लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स हम जब तक चीजों को शुरुआत नहीं करते ना, जब चीजों से भिड़ना स्टार्ट नहीं करते, चैलेंजेस को फेस नहीं करते, तब तक हमारे लिए वो चीजें क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल बोलना वर्ड सही रहेगा क्या भाई, बोलो जल्दी से बताओ एक बार। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमने सोचा नहीं, जब तक हमने खुद को उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं किया, जब तक हमने खुद ने हार्डवर्क नहीं किया, तब तक ही वो चीज हमारे लिए संभव है। अगर जब हम ठान लेते हैं, जब हमने स्टार्ट कर दिया, जब हमने ठान लिया कि करना है, तो भैया करना है तो फिर करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आई होप कि ये सेशन आपको सही लगा हो, क्वेश्चन जो हैं वो आपके समझ में आए हो, साथ में लॉजिक्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं वो भी आपको समझ में आए हो। तो मिलते हैं बेटा कुछ और क्वेश्चंस के साथ सॉल्ट एनालिसिस के अगले पार्ट में। थैंक यू।